नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ डीके सर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम करते दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों, यानी इसका जो सिलेबस था यानी पाठ्यक्रम था, और सिलेबस की बात करें तो कौन से टेस्ट का दोस्तों, आपकी मैंने टेस्ट 5 का। कौन से टेस्ट का? आपके मैंने टेस्ट 5 का। रीटेस्ट मैंने टेस्ट 5 का होने वाला दोस्तों आपको 1 मार्च 2026 को टेस्ट होने वाला है। इस मैंने टेस्ट 5 का जो सिलेबस दोस्तों, इसका हम कर रहे थे एनालिसिस यानी विश्लेषण। और दोस्तों ये विश्लेषण कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, किसके माध्यम से कर रहे थे? एमसीक्यू के माध्यम से, यानी आधार क्या था? एमसीक्यू था। अब बात करते हैं एमसीक्यू। अब जो दोस्तों एनालिसिस करने से पहले आपको अपना आकलन करना पड़ेगा, तो आकलन के लिए आप क्या करोगे? टेस्ट होगे। और दोस्तों इन एमसीक्यू का टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो? ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम दोस्तों आपकी पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाय डीके सर। दोस्तों इस ऐप पर अपना आप टेस्ट दे सकते हैं। इस बात करें इस ऐप के ऊपर, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। और दोस्तों इनका फिर हम एनालिसिस करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं। और फिर दोस्तों इनकी पीडीएफ भी आपको इस ऐप के ऊपर आपको मिल जाती है। बाद में दोस्तों 6 दिन की तक जो टॉपिक वाइज टेस्ट को हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसका क्या होता है? आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। साप्ताहिक टेस्ट की बात करें तो आपका जो पूरा सिलेबस जो हमने 6 दिन के अंदर पढ़ा था, उसका एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट। ठीक है, जैसे आपका 1 तारीख को टेस्ट होगा आपका कौन सा? मैंने टेस्ट 5। ये पूरा सिलेबस उसमें देखने को मिलेगा। तो ये टेस्ट कौन सा आपका? एक साप्ताहिक टेस्ट, यानी 7 दिन से होने वाला टेस्ट, आप सभी को पता है। इस टेस्ट की 2 सुविधाएं दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। एक तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती है, जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। क्या निकलवा सकते हो दोस्तों? प्रिंट निकलवा सकते हो। पूरा डिटो वही आपका है, जहाँ पर जो आपको 4500-4600 रुपये मिल रही है, वही आप प्रिंट आप निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस साप्ताहिक टेस्ट को आप ऑनलाइन भी आप दे सकते हो। दोनों आपको ऑप्शन आपके पास है। आप साथ साथ पहले प्रिंट निकलवाइए, प्रिंट निकलवाने के बाद दोस्तों साथ साथ ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, फिर ऑनलाइन सबमिट करके अपना स्कोर देख सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ कि हम कौन सी पोजीशन के ऊपर है, हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और ये इसके बाद हम दोस्तों जो आपके क्वेश्चन गलत हुए, आपने जो छोड़ा होगा क्वेश्चन, या किसी क्वेश्चन पर आपने जो तुक्का मारा होगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट तुक्के भी तो मारते हैं ना हम, तो वो क्वेश्चन कौन से थे उनका एनालिसिस करोगे, तभी तो पता चलेगा कि वो गलत क्यों थे, हमें आ नहीं रहे थे, या हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, उसका कारण क्या था, यानी कहाँ पर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो उसके लिए दोस्तों आपको फिर एनालिसिस वीडियो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ साथ दोस्तों इस पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर, दोनों पर आपको मिलता है। ये टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें तो जो आपको वीडियो है ये आपके यूट्यूब के ऊपर भी मिलते हैं और ऐप के ऊपर मिलते हैं। यूट्यूब पर बात करें आप, ये ऐड वगैरह जाते हैं, ऐप पर कोई ऐड वगैरह नहीं आते हैं, आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, अपनी पढ़ाई से संबंधित कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो एनालिसिस करते हैं दोस्तों, और इसकी पीडीएफ भी आपको खबर मिलती है दोस्तों, इसी आपके पीएपी बाय डीके सर ऐप पे मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपके जैसे मैंने टेस्ट 5 होगा तो आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका मेजर टेस्ट 1 होगा। कौन सा टेस्ट? जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो 8 मार्च 2026 को आपका टेस्ट होने वाला है, वो मेजर टेस्ट होने वाला होने के बाद में उसके अंदर दोस्तों मैंने टेस्ट 1 से लेकर मैंने टेस्ट 5 का सिलेबस आएगा। तो इसके लिए दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपके लिए क्या सुविधा की गई है? इसके लिए आपको 6 यानी 6 दिन की अपनी तैयारी होगी। 1 तारीख के बाद हम 6 दिन यानी 1 से लेकर 7 मार्च तक हम तैयारी करेंगे। तो उसके अंदर दोस्तों आपके 6 टेस्ट मिलेंगे आपको। वो भी कैसे दोस्तों? आधे सिलेबस के फुल टेस्ट, जो आधा सिलेबस हो जाएगा उसका फुल टेस्ट मिलेंगे, और इनको वीडियो एनालिसिस के माध्यम से उस बात करें सिलेबस को आपको कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो अपना आधा सिलेबस हो चुका है उसको इन 6 टेस्टों के माध्यम से कवर, लगभग हम 90% तक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए इस आधे सिलेबस के अंदर, 2025 में जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया इस आधे सिलेबस से, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों इन टेस्टों के अंदर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इन टेस्टों का निर्माण करना कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, आप देख सकते हो किस प्रकार से आपके लिए मेहनत की जाएगी, क्योंकि इनका निर्माण कार्य भी कंप्लीट हो चुका है। लगभग 5 से 6 टेस्ट अपने होने वाले हैं, जिसमें से 3 से 4 टेस्ट अपने बन भी चुके हैं, जो आपको मैंने टेस्ट 5 के लिए 1 तारीख के बाद में इस ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों जैसे मेजर टेस्ट होगा तो ये प्रोसेस वापस चलेगी। फिर मेजर टेस्ट एक के बाद जैसे आपका मैंने टेस्ट 6 होगा, 6 से लेकर 10 तक आपका सिलेबस, आधा सिलेबस उसके अंदर बांटा गया है, तो उसका एनालिसिस करेंगे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने आधा सिलेबस किया है उसी प्रकार से आपका अगला सिलेबस होने वाला है। और फिर आपके लिए जो मेजर टेस्ट होगा तो वहाँ पर भी आपको ये रिविजन टेस्ट के रूप में 6 टेस्ट और फिर से मिलेंगे। तो रिविजन टेस्ट के रूप में दोस्तों आपको 6 टेस्ट फिर से मिलेंगे, रिविजन टेस्ट। अब आप देखो कितने की टेस्ट हो चुके हैं, आप कितने एमसीक्यू पे टेस्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर दोस्तों पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, सारे जितने भी जीके पार के टॉपिक है टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। फिर दोस्तों रिवीजन टेस्ट 6 हो गए आपके पास, 10 आपके माइनर टेस्ट हो गए, 2 आपके मेजर टेस्ट हो जाएंगे और 12 आपके रिवीजन टेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम 4 आपके फाइनल है, एक परी एग्जाम है। और फाइनल के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है, फाइनल के लिए कम से कम आपको 15 टेस्ट मिलेंगे। देखो फाइनल के लिए 15 टेस्ट कौन से मिलेंगे इस ऐप के ऊपर। इसके ऊपर दोस्तों ये तो 4 तो आपकी कलाम वाली हो जाएंगी,
4 तो कलाम वाले हो जाएंगे, ठीक है। 3 आपके किसके हो जाएंगे, सक्सेस वाले हो जाएंगे। 3 आपके हो जाएंगे प्रयास वाले। कितने हो गया दोस्तों आपके, 6 4 10 हो गए। और इसके अलावा दोस्तों 4 हो जाएंगे आपके उत्कर्ष के, उत्कर्ष वाले हो जाएंगे आपके दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपके 3 हो जाएंगे आपके नाथ वाले। तो आप देख सकते हो कितने, ऐसा नहीं कि हमारा मतलब एक ही कोचिंग से टारगेट रहेगा, नहीं। सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट आपकी फाइनल टेस्ट पीडीएफ सभी की रहती है ना, सबकी पीडीएफ आती है, सब ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट होती है, तो आपको यहाँ पर इस ऐप के ऊपर दोस्तों ये इतने फाइनल टेस्ट देखने का मौका मिलेगा। किसके अंदर बताओ भाई, PAPY के सर। और इनका ऐसा नहीं है, जो 15 टेस्ट करेंगे दोस्तों, इनका वीडियो एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम में हम पूरे सिलेबस का इन फाइनल टेस्टों के साथ रिवीजन करेंगे। नीट मेंस वाली वीडियो देखना। और इसके अलावा दोस्तों आपकी जीएस्ट आएगी, आपकी जीएस्ट आएगी जो रिवीजन के शॉर्ट लिए काम आती है। आपकी कलाम जीएस्ट जारी करता है, जो कॉमन सिलेबस की होती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, उनके आपको जीएस्ट देता है दोस्तों। तो इसके भी दोस्तों आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। यानी इतनी बार MCQ प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपकी इस PAPY के सर ऐप के ऊपर कि आप ये नहीं कहोगे कि हमारा रिवीजन नहीं हुआ। आपको हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा एग्जाम के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा देखा हुआ है, हमारा पढ़ा हुआ है, हमने किया है। तो ये मेहनत है दोस्तों। आप देखना, आप जुड़े हैं उन दोस्तों को पता चलेगा। और जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे या उनका पेपर अच्छा होगा, तो वो अपने भाइयों को, दोस्तों को बताएंगे कि ये एक ऐप था PAPY के सर, जिस पर हमने शुरू से तैयारी की थी और इससे जुड़े थे, और इसके प्रत्येक टेस्ट को हमने दिया, प्रत्येक वीडियो एनालिसिस को हमने देखा, तब जाके बेनिफिट मिलता है दोस्तों। थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपनी थ्योरी मजबूत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने सिलेबस की। तो देखो मैंने टेस्ट 5 में हम राजस्थान इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा अपना राजस्थान इतिहास, जिसके अंदर दोस्तों आपकी कालीबंगा हो चुका है, आड़ हो चुका है। अभी हम करने वाले हैं दोस्तों गणेश और विराट। अभी जो क्लास है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, गणेश और विराट। गुजर प्रत्यार का दोस्तों आपका टेस्ट हो चुका है आपका, कल सुबह इसका एनालिसिस मिल जाएगा। और कल ही दोस्तों अजमेर के 54 शासकों का भी आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। ये टेस्ट और वीडियो दोनों देखने को मिलेंगे। यानी कल अपन शनिवार की बात करें तो आपकी राजस्थान इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर उपराष्ट्रपति हो चुका है दोस्तों, मंत्रिपरिषद हो चुकी है आपकी, प्रधानमंत्री आज आपका टेस्ट हो चुका है, संसद का टेस्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री को शाम को आपको क्लास देखने को मिलेगी। कल आपको दोस्तों संसद की क्लास देखने को मिलेगी। और बात करें आपके परसों सुबह, संडे को सुबह जब आपका टेस्ट होगा ना, 10 बजे से आपका टेस्ट है, तो सुबह दोस्तों आपको मॉर्निंग को, संडे को मॉर्निंग को आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। यानी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा घनों घनापा बेलन की बात करें, इसका टेस्ट आज अपलोड हो जाएगा आपका। इसका टेस्ट भी आज अपलोड होगा, यानी कल आप इसको टेस्ट दे सकते हो आपका, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी पूरे सिलेबस के टॉपिक टेस्ट होते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिर आपका शैक्षणिक प्रबंधन। शैक्षणिक प्रबंधन शिक्षा में सामाजिक संगठन और नेतृत्व की बात करें, इसका टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है। इसकी क्लास मिलने वाली है, यानी 3 क्लासों के माध्यम से करना है। एक दोस्तों आपका प्रमुख संगठन बच जाएगा आपका RSOS। तो इसका भी दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आपका टेस्ट आपको किसके ऊपर मिलेगा, PAPY के सर ऐप के ऊपर। तो ये अपना शेड्यूल है, और इस शेड्यूल के अनुसार दोस्तों हम पूरा पाठ्यक्रम को कवर करते हैं। जिस प्रकार से जितना समय आपके लिए समय निकालना पड़ता है 2 घंटे, क्योंकि बहुत से काम होते हैं, गवर्नमेंट वर्क भी रहता है आपके अलावा, इसके अलावा स्कूल का वर्क भी रहता है, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, फिर आपके अन्य जो आपके नॉन बोर्ड क्लास है उनके एग्ज़ाम है। तो उन हिसाब से सारा शेड्यूल निकाल के आपके लिए सारी मेहनत की जाती है। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में। चलो बताओ भाई, गणेश्वर सभ्यता के बारे में असत्य कथन कौन सा है। इसका काल लगभग 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी गणेश्वर सभ्यता, इसका काल लगभग कितना माना जाता है, 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसका नामकरण गणेश्वर टीले के आधार पर हुआ है। बिल्कुल राइट। यानी सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणेश्वर का नामकरण कौन से टीले के आधार पर हुआ दोस्तों, गणेश्वर टीले के आधार पर हुआ। 1978-79 में उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ नहीं दोस्तों। 1978-79 की बात करें तो कौन आए थे, आपके विजय कुमार आए थे। कौन आए थे दोस्तों, आपके विजय कुमार। ये नाम याद करना बहुत बार पूछा गया है। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने कब खोज की थी दोस्तों, आपकी 1977 में। खोज किसने की थी आपकी गणेश्वर सभ्यता की, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी कब, 1977 के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसे भारतीय की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। बिल्कुल, भारतीय की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों, आपके गणेश्वर को कहा जाता है। बिल्कुल राइट। हमें क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, हमें असत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 आपका असत्य है। कौन सा आपका दोस्तों, आपका केवल 3 आपका असत्य है। गणेश्वर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता, यदि आपको पूछे जिला कौन सा है, अभी देखो दोस्तों आपको जिला सीकर याद करना पड़ेगा, ठीक है।
और सेकंड में कहाँ पर दोस्तों आपके नेम का थाना, और जैसे नेम का थाना अब लास्ट तक सरकार जाते जाते इसको फिर से जिला बना जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि लास्ट तक जाते जाते इसको जिला बना जाएगी। तो नेम का थाना बात करें सीकर के अंदर दोस्तों क्या आपकी गणेश्वर सभ्यता है। कौन सभ्यता है दोस्तों आपकी गणेश्वर सभ्यता है। नीम का थाना तहसील के अंदर है। कौन से गांव, यदि इस जिले का गांव पूछे तो दोस्तों आपके सुनारी गांव के अंदर है। कौन से ग्राम है दोस्तों आपके सुनारी ग्राम। सुनारी ग्राम में दोस्तों प्राप्त हुई कौन सी आपकी गणेश सभ्यता। सबसे पहले खोज की थी 1977 में, कौन रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल, और फिर दोस्तों 1978 में कौन आए थे आपके विजय कुमार आए थे। ठीक है, कैसी सभ्यता है दोस्तों गणेशर, ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसे सभ्यता है दोस्तों आपकी ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गणेश्वर किस प्रकार का स्थल है, कौन सी सभ्यता का स्थल है। जैसे हमने कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता देखी थी, कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता देखी थी। फिर हमने आहड़ को पढ़ा हमने ताम्र युगीन नगरी, और फिर बात करिए हम गणेश्वर को पढ़े तो ताम्र युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों आपकी ताम्र युगीन सभ्यता। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ से। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा है कि इसे भारतीय ताम्र युगीन सभ्यता को जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 99% तक तांबा उपलब्ध हुआ था। तांबा से बने उपकरण मिले थे, 99% तांबा के बने उपकरण बहुत अधिक मात्रा में मिले, बहुत अधिक प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपके ताम्र युगीन सभ्यताओं की तो जननी कहलाती है, ये तो मान के दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका भारत की बात करें पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है दोस्तों आपके गणेश्वर को कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से कौन सी जानी जाती है आपकी गणेश्वर सभ्यता जानी जाती है। चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 1978-79 में विजय कुमार आए थे, नहीं कि कौन आए थे आपके RC अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्न से कौन सा विकल्प गणेश्वर सभ्यता से असंगत है। असंगत है पूछा यानी गलत पूछा है फिर से हमें। ताम्र संचय संस्कृति बिल्कुल, पुरातत्व का पुष्कर भी खिलाता है, भारतीय ताम्र युगीन सभ्यता को जननी भी खिलाती है, लोह युगीन नगरी संस्कृति थी। नहीं दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी उपन्यास से क्वेश्चन पूछा गया था। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त ताम्र आयुध, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त ताम्र आयुध एवं उपकरणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए करते हैं दोस्तों। आपके लगभग 2000 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से कितने प्राप्त उपकरण हुए दोस्तों आपके अत्यधिक मात्रा में, लगभग 2000 तक प्राप्त हुए। तो बिल्कुल राइट दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, और दोस्तों यही उपकरण इन्हीं उपकरणों के आधार पर, इन्हीं उपकरणों के आधार पर, इन्हीं उपकरणों के आधार पर ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनता को सिद्ध करता है। ताम्र युगीन सभ्यता में या सभ्यताओं में प्राचीनता को सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, भारत में किसी एक स्थल से इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार ही प्राप्त हुए। बिल्कुल राइट, भारत के किसी एक स्थल से इतने सारे उपकरण पहली बार ही प्राप्त हुए थे। बिल्कुल राइट, पूछा जा चुका है। प्राप्त ताम्र सामग्री में कांस्य की मात्रा अधिक पाएगी। नहीं दोस्तों, कांस्य की मात्रा नहीं, तांबे की मात्रा अधिक पाएगी। 99% तो किससे बने हुए थे आपके तांबे से बने हुए थे। यहाँ के उपकरण, भारत के उपकरणों की बात करें तो 99% तक कहाँ से बने हुए थे आपके तांबे से बने हुए थे। तो ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए। बिल्कुल राइट, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लघु पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए। तो ताम्र बात करें आपकी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। कहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। बिल्कुल राइट, ठीक है बिल्कुल राइट। अब दोस्तों एक कथन आया था आपका एग्जाम में, क्या पूछा गया था कि लघु पाषाण उपकरण की बात करें तो इस सभ्यता के लोगों को भोजन सामग्री प्रवृत्ति को दर्शाता है। लघु पाषाण उपकरण से क्या मतलब होता है दोस्तों आपका सभ्यता के लोगों, इस सभ्यता के लोगों को लिख देता हूँ, इस सभ्यता के लोगों के भोजन संग्रही प्रवृत्ति को दर्शाता है।
प्रवृत्ति को दर्शाता है। यानी ये बर्तन है क्या दर्शाते हैं दोस्तों, आपकी लोगों के भोजन संग्रही प्रवृत्ति को दर्शाता है। कौन से उपकरण दोस्तों, आपके लघु पाषाण उपकरण। कहाँ से प्राप्त है दोस्तों, आपकी गणेश सभ्यता से प्राप्त हुए। सीधे से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है यहाँ से। तो हमें पूछा कथनों में विचार करना है, तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर का परीक्षण कीजिए। कथन ए और कारण आर का परीक्षण करना है। कथन ए दे रखा है आपका, गणेश सभ्यता के लोग मिश्र धातु से अपरिचित है। गणेश सभ्यता के लोग मिश्र धातु से अपरिचित है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। बार बार पूछा गया है गणेश सभ्यता के लोग मिश्र धातु से परिचित है क्या, नहीं थे दोस्तों, आपके अपरिचित है। ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ से प्राप्त ताम्र सामग्री में लगभग 99% तांबा पाया जाता है। बिल्कुल 2 बार हम लिख चुके हैं कि यहाँ से जो उपकरण प्राप्त होते हैं उनमें लगभग दोस्तों 99% तक किसका अंश था, आपका तांबा का अंश था, यानी कारण भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 99% तक तांबा था। इसका मतलब क्या हुआ, मिश्र धातु से अपरिचित है। तो कारण सही है, क्योंकि यहाँ से कारण क्या बता रहा है कि अपरिचित क्यों थे। कैसे पता चलता है कि जो गणेश सभ्यता के लोग थे वो आपके मिश्र धातु से अपरिचित थे, कैसे, ये से पता चलता है कि लगभग 99% तक जो उपकरण थे वो दोस्तों किसके बने हुए थे, तांबे के, यानी केवल तांबे के बनाए हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। खत्म कारण वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बार बार आपका उपकरणों से क्वेश्चन पूछा जाता है। गणेश्वर से 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछ जाते हैं, जैसे पत्थर के बने बांध कहाँ से मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है, दोहरी पेंचदार पिन कहाँ से मिली है, ठीक है, पत्थर के बने बांध के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, बांध के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सर्वाधिक तांबा के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे गणेश्वर से प्राप्त हुए, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में तिरु के अग्रभाग मिले हैं। यहाँ से दोस्तों तिरु क्या मिले दोस्तों, आपके अग्रभाग मिले। इसका मतलब क्या था, आपका शिकार संबंधी उपकरण थे, आहार संग्रहण प्रवृत्ति, पश्चिम एवं मध्य एशिया से समानता, जल आधारित जीविका। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका शिकार संबंधी उपकरण प्राप्त हुई। मछली पकड़ने का कांटा कैसा था दोस्तों, आपका दोहरी पेचदार, दोहरी पेचदार क्या था दोस्तों, आपका काटा था। और इसका काम क्या था दोस्तों, आपका इसका काम क्या था दोस्तों, आपका बताओ भाई। जल आधारित जीविका थी, यानी बात करें मछली पकड़ के क्या करते थे आपके, जल आधारित जीविका, यानी यहाँ पर मछली पकड़ के खाने का काम किया जाता था। दोहरी पेचदार सिरावली पिन, देखो आ गया क्वेश्चन। इसका मतलब क्या था दोस्तों, आपका इसका मतलब क्या था, आपका पश्चिमी एवं मध्य एशिया से समानता। इस पिन से बात करें, दोहरी पेचदार सिरावली पिन है, इससे पता चलता है कि जो गणेश सभ्यता है इसका संबंध दोस्तों आपके पश्चिमी मध्य एशिया से भी था, यानी वहाँ पर भी ऐसे पिन यूज की जाती थी। लघु पाषाण उपकरण की बात करें तो दोस्तों आपके अभी मैंने क्या बताया आपको, आहार संग्रहण प्रवृत्ति को दर्शाता है। लघु पाषाण उपकरण किसको दर्शाते हैं, आपके आहार संग्रहण प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डी सी बी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपना देखिए, गणेश सभ्यता से प्राप्त कर्पस वर्णी मर्दांतर या गैरिक मर्थभांड की प्रमुख विशेषता क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये कि गणेश सभ्यता से प्राप्त कर्पस वर्णी मर्दांतर या गैरिक मर्थभांड की प्रमुख विशेषता क्या थी। पूर्णतः दूसरा रंग एवं बिना चित्रांकन, काले एवं नीले रंग से अलंकृत सजावा, हरे एवं पीले रंग की ज्यामितीय आकृति, उत्कीर्ण लिपि युक्त अभिलेखीय बर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पूर्णतः दूसरा रंग एवं बिना चित्रांकन के बर्तन थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काले और नीले रंग से सजाए गए थे दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए इसका राइट। क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि जो कैपेसवर्णी मर्थभांड मिले थे दोस्तों आपके गैरिक मर्थभांड, जो काले और नीले रंग से सजाए हुए थे दोस्तों, काले और नीले रंग से अलंकृत सजाए हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
गणेश्वर से प्राप्त हल्के लाल रंग के पतले मर्तबान किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंध माने जाते हैं? गणेश्वर से प्राप्त हल्के लाल रंग के पतले मर्तबान किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंध माने जाते हैं? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा पूर्व सांस्कृतिक परंपरा, चित्रित दूसर मर्तबान संस्कृति, लोह युगीन नगरीय संस्कृति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हड़प्पा पूर्व सांस्कृतिक परंपरा से संबंध मान जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हल्के लाल रंग के पतले बर्तन थे दोस्तों, हल्की सी काली और सफेद रंग की चित्रकारी भी की गई थी उन बर्तनों के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चिकनी मिट्टी से निर्मित मजबूत एवं विशिष्ट चित्रकारी युक्त बर्तनों की श्रेणी में इनमें से कौन सा सम्मिलित है? केवल ढक्कन एवं दीपक, ताम्र पात्र एवं धातु कलश। दोस्तों आपके मर्तबान, कलश, प्याले, तसले एवं हंडी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल चिकनी मिट्टी से निर्मित मजबूत, कैसी मिट्टी थी आपकी? लाल चिकनी मिट्टी। तो लाल चिकनी मिट्टी से निर्मित मजबूत एवं विशिष्ट चित्रकारी युक्त बर्तनों की श्रेणी में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो मर्तमान, कलश, प्याले, तसले एवं हंडी दोस्तों इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के। गणेश सभ्यता में छल्लेदार मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? गणेश्वर सभ्यता में छल्लेदार मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त? सर्वाधिक उपयुक्त कथन पूछना हमें। गणेश्वर सभ्यता में छल्लेदार मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये बर्तन समस्त ताम्रपाषाण सभ्यताओं में समान रूप से प्राप्त हुए हैं। इनका प्रयोग केवल अनुष्ठानित उद्देश्यों हेतु होता था। यह हड़प्पा सभ्यता से आयातित थे। ऐसे बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऐसे बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त हुए थे। कौन से बर्तन दोस्तों आपके? छल्लेदार मिट्टी के बर्तन। कौन से बर्तन? छल्लेदार मिट्टी के बर्तन। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि छल्लेदार मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? केवल गणेश्वर से प्राप्त हुए, और कहीं भी ऐसे बर्तन प्राप्त नहीं है दोस्तों। बात करें ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता में ऐसे बर्तन कहीं नहीं मिले। ताम्र पाषाण सभ्यता में ऐसे बर्तन कहीं नहीं मिले। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण सभ्यता में ऐसे बर्तन नहीं मिले। ऐसा नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, गणेश्वर से प्राप्त प्यालों एवं तसलों के आकार प्रकार का स्वरूप क्या था? गणेश्वर से प्राप्त प्यालों एवं तसलों के आकार प्रकार का स्वरूप क्या था? चौरस, चक्रिक एवं छल्लाकार, अर्धगोल एवं त्रिभुजाकार, केवल वर्ताकार, लंबवर्त एवं अष्टकोणीय। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? चौरस, चक्रिक एवं छल्लाकार। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौरस, चक्रिक एवं छल्लाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणेश्वर सभ्यता के भवन निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गणेश्वर सभ्यता के भवन निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गणेश्वर सभ्यता के भवन निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना हमें। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है हमें, भवनों के निर्माण में पत्थरों का उपयोग होता है। बिल्कुल राइट, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भवनों कौन सी सभ्यता में दोस्तों भवनों के निर्माण में पत्थरों का उपयोग होता है। ये सीधे क्वेश्चन आते थे पहले, रिकॉल वाले क्वेश्चन। वर्तमान में कोट आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी प्रकार के आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भवनों के निर्माण में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता था आपका? गणेश्वर में पत्थरों का। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। पैकेटों का प्रयोग के स्पष्ट साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं? नहीं दोस्तों। बात करें भवन निर्माण में ईंटों के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। भवन निर्माण में ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, गलत हो जाएगा। मिट्टी से बने चबूतरे एवं संग्रहण गड्ढों के अवशेष मिले। मिट्टी से बने चबूतरे एवं संग्रहण गड्ढों के अवशेष मिले हैं। सही बात है कि दोस्तों आपका? बिल्कुल सत्य बात है।
पर मिट्टी से बने चबूतरे मिले हैं एवं संग्रहण गड्ढों के अवशेष भी मिले। लकड़ी के प्रयोग के संकेत भी है दोस्तों, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लकड़ी के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले दोस्तों, यानी लकड़ी का प्रयोग भी किया गया था बोनों के अंदर। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जगह, पहला तीसरा चौथा। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले नोट लगा याद कर लेना, यहाँ पर पत्थरों की बात हो रही है। तो दोस्तों आपके बड़े आकार के पत्थरों से बांधों का निर्माण करते थे। बड़े आकार के पत्थरों से बांधों का निर्माण, किसका निर्माण करते थे दोस्तों, आपके बांधों का निर्माण करते थे। कहाँ से मिले साक्ष्य दोस्तों, आपकी गणेश्वर से मिले। वहीं बात करें घरों की फर्श पर जले पदार्थों के साक्ष्य मिले। यहाँ पर बात करें घरों की फर्श पर घरों की फर्श पर जले पदार्थों के साक्ष्य मिले। जले पदार्थों के साक्ष्य मिले हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ कौन सी सभ्यता से दोस्तों घरों के फर्श पर जले हुए पदार्थों के साक्ष्य मिले। तो इनका इसका क्या तात्पर्य है, जो इस सभ्यता के सामाजिक जीवन में व्यवसाय के कई स्तरों विद्यमान होने की ओर संकेत करता है। दोस्तों जो आपके जले हुए पदार्थों के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जो इस सभ्यता के सामाजिक जीवन में व्यवसाय के कई स्तर विद्यमान होने की ओर संकेत करते हैं। व्यवसाय के कई स्तरों की ओर संकेत करते हैं। छोटा कर लेता हूं इसको थोड़ा सा। कई स्तरों के विद्यमान होने की ओर संकेत करते हैं। और संकेत करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है यहाँ पर कि जो भवन है, उस भवन के अंदर जो दोस्तों आपके घर था, उस घर के जो फर्श है, उस फर्श पर दोस्तों आपके जले हुए पदार्थों के साक्ष्य मिल लेते हैं। और दोस्तों ये जले हुए पदार्थ के जो साक्ष्य मिल लेते हैं ना, जो इस सभ्यता के सामाजिक जीवन में व्यवसाय के कई स्तरों के विद्यमान होने की ओर संकेत करते हैं दोस्तों। यानी सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि ग्लेशियर सभ्यता के सामाजिक जीवन में व्यवसाय के कई स्तरों के विद्यमान होने की संकेत किन पदार्थों के माध्यम किस अवशेष के माध्यम से पता चलता है। तो दोस्तों आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी, घरों के फर्श पर जले हुए पदार्थ के साक्ष्य मिलने उसके आधार पर। तो इस प्रकार की लाइन आपको देखने को मिल सकती है आपके एग्जाम के अंदर। यानी हर पॉइंट को एक क्वेश्चन के रूप में समझना है, जिस प्रकार से वर्तमान पैटर्न है, यानी आपको बारीकी से हर पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त पशु पक्षियों गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त पशु अस्थियों एवं व्यापारिक संकेतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पशु की जो अस्थियां मिली उनके आधार पर बताना दोस्तों। प्राप्त अस्थियों के आधार पर पशु पक्षियों को घरेलू, नगरीय, समीपीय तथा वन्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों, आपके 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, घरेलू पक्षी, नगर के समीपीय पक्षी, वन्य जीव, यानी 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया। बिल्कुल राइट। अस्थियों के आधार पर नीलगाय, हिरण एवं कलंगी वाली बतख को वन्य वर्ग में रखा गया। बिल्कुल राइट। यानी वन्य वर्ग में कौन से पशुओं को रखा गया दोस्तों गणेश्वर के अंदर, नीलगाय, हिरण और कलंगी वाली बतख। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि कलंगी वाली बतख के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से। कौन सभ्यता से प्राप्त हुए, आपके गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो ये तो आपके किस में रखे गए थे, आपके वन्य जीवों के अंदर। सुअर का उल्लेख केवल घरेलू पशु के रूप में हुआ दोस्तों, आपके सुअर का उल्लेख दोस्तों वन्य जीव में भी हुआ है, और इसके अलावा दोस्तों आपके तीनों में, तीनों श्रेणियों के अंदर दोस्तों किसका प्रयोग है, यानी किसका नाम आया दोस्तों, आपके सुअर का।
किसका नाम आया दोस्तों? आपके स्वर का तीनों श्रेणियों में नाम है। यानी कि बात करें कौन से, घरेलू पशु, नगर क्षेत्र या घर के समीप रहने वाले पशु और वन्य जानवर दोस्तों। मछली पकड़ने के कांटों की प्राप्ति कातली नदी में पर्याप्त जल स्तर का द्योतक है। बिल्कुल राइट। जो मछली पकड़ने का जो कांटा मिला ना, 2 पिन वाला, तो इससे प्राप्त कातली नदी में पर्याप्त जल स्तर का द्योतक, यानी पहले बहुत पानी बहता था उस कातली नदी में, ठीक है, पानी बहुत बहता था, इसका द्योतक है ये। तो दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका पहला और दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अवशेषों से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यानी पहले कातली नदी में पानी बहुत बहता था। वर्तमान जो आपकी आंतरिक अपातंत्र की पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी कातली है, उस नदी की बात कर रहा है। यहाँ पर पर्याप्त जल स्तर का द्योतक है, बिल्कुल, इसलिए दोस्तों गणेश सभ्यता उसके किनारे बसी होगी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गणेश सभ्यता के व्यापार, वाणिज्य एवं पशु आधारित जीवन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा दोस्तों हमने। कातली नदी उत्तराभिमुख बहते हुए सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों से जुड़ती थी? नहीं दोस्तों। कातली नदी उत्तराभिमुख बहते हुए सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों से जुड़ती थी। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, पहले मिलती थी। इन्हीं जलीय मार्गों के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र में संपर्क स्थापित था। वह इन्हीं जलीय मार्गों के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र तक जो संपर्क है वो स्थापित था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तांबर सामग्री का निर्यात मुख्यतः स्थल मार्ग से ही किया जाता था, जलीय मार्ग का कोई संकेत नहीं है। तो ये आपको गलत हो जाएगा दोस्तों आपका, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जलीय रूट की गणेश्वर द्वारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तक तांबर सामग्री निर्यात किया जाता था। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों जलीय रूट से, यानी जल के द्वारा, नदियों के द्वारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा तक दोस्तों आपके तांबा का निर्यात किया जाता था। तांबा क्या किया जाता था दोस्तों? आपके निर्यात किया जाता था, तांबा सामग्री का निर्यात। तो यहाँ पर कहाँ पर है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, किसके माध्यम से? जलीय रूट के माध्यम से। ये प्रमाण मिले दोस्तों, यानी पहले पानी बहुत जाता था, मतलब नावों का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। वन्य पशुओं की अस्थियों का आघात चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल राइट, वन्य पशुओं की अस्थियों पर आघात चिन्ह प्राप्त हुए हैं, यानी शिकार। तो यहाँ पर आघात चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोस्तों शिकार यानी मांसाहारी भी थे दोस्तों। जो लोग थे क्या थे? आपके मांसाहारी लोग भी थे दोस्तों यहाँ पर। तो हमें क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा, तो केवल 3 असत्य हो जाएगा, क्योंकि जलीय मार्ग के अवशेष मिले, जलीय मार्ग के अवशेष मिले दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गणेश्वर सभ्यता के सामाजिक आर्थिक स्वरूप के संबंध में सही है? सामाजिक आर्थिक स्वरूप के संबंध में सही है। वन्य जीवों की अस्थियों पर चोट के निशान इनके शिकारी एवं मांसाहारी प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। तो ये मैं अभी बताया, मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, आपकी शिकारी या मांसाहारी होने की प्रवृत्ति को संकेत देता है। क्यों? क्योंकि आपके वन्य जीवों की अस्थियों पर चोट के निशान मिले हैं, ठीक है, आघात के निशान मिले हैं। घरेलू पशुओं की उपस्थिति से पशुपालन आधारित जीवन शैली की पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है दोस्तों? आपके पशुपालन आधारित जीवन शैली की पुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि घरेलू पशु भी इनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल राइट। कातली नदी का सिंधु तंत्र तक, कातली नदी का सिंधु तंत्र से संभावित संपर्क व्यापारिक आदान प्रदान की संभावना को पुष्ट करता है। बिल्कुल राइट। कातली नदी का सिंधु तंत्र से संभावित संपर्क व्यापारिक आदान प्रदान की संभावना को पुष्ट करता है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये भी। गणेश्वर का व्यापारिक संबंध केवल दक्कन क्षेत्र तक सीमित था? नहीं दोस्तों, केवल दक्कन क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था आपका व्यापारिक के अंदर गणेश्वर का। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गणेश्वर उत्खनन से प्राप्त पूरा अवशेष वर्तमान में किस स्थान पर सुरक्षित है? तो ये आपके दोस्तों सीकर के अंदर स्थित है वर्तमान में,
और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर के अंदर दोस्तों अवस्थित है। कभी आना, देखे जाना, बहुत से अवशेष पड़े हुए हैं अभी भी। संग्रहालय में आना, सांवली सर्किल पर जाओगे आप सीकर के अंदर, सांवली सर्किल के जस्ट सामने आपका संग्रहालय लिखा, आपका श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय है। वहाँ पर आप जाके सारे उपकरण देख सकते हो। शनिवार इतवार को मत आना, शुक्रवार तक आना, शनिवार इतवार को बंद रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं देख आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इतने ऐसे ऐसे उपकरण है, ऐसा लगता है कि इतना दिमाग कहाँ से था उनमें उस समय। आज के बच्चे ऐसे नहीं सोच सकते, ऐसे उपकरण आ भी नहीं सकते आज के टाइम पर जो वो उपकरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सिंगाना झुंझुनू तांबा निक्षेप क्षेत्र का गणेश्वर सभ्यता से संबंध किस रूप में स्थापित किया जाता है? यह क्षेत्र लोह इसकी आपूर्ति हेतु प्रसिद्ध था। यह खेतड़ी के निकट स्थित ताम्र स्रोत के रूप में गणेश्वर से संबंध है। यह स्थल केवल हड़प्पा सभ्यता के अधीन था, नहीं, इसका संबंध केवल गंगा घाटी की संस्कृतियां से था, नहीं दोस्तों। यह खेतड़ी के निकट स्थित है, ताम्र स्रोत के रूप में गणेश्वर से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गणेश्वर से प्राप्त सामग्री के निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से संगत है? यानी से कथन पूछा है कि गणेश्वर से प्राप्त सामग्री के निर्यात के संदर्भ में, गणेश्वर से प्राप्त सामग्री के निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से संगत है? ताम्र का निर्यात केवल दक्कन के पठारी क्षेत्रों तक सीमित था। ताम्र सामग्री का आदान प्रदान मुख्यतः स्थल मार्ग से मध्य एशिया तक होता था। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक प्रेषित किया जाता था। ताम्र सामग्री का उपयोग केवल स्थानीय स्तर पर ही किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक प्रेषित किया जाता था। बिल्कुल राइट। अभी मैंने पीछे देखा ना जलीय रूट का, पीछे हमने क्या देखा था दोस्तों? हमने जलीय रूट देखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। पुराविदों द्वारा गणेश्वर सभ्यता को किस कालखंड की ताम्रयुगीन परंपरा से संबंध माना गया? ताम्रयुगीन परंपरा से संबंध माना गया। उत्तर हड़प्पाकालीन लौह संस्कृति, चित्रित धूसर मर्तमान परंपरा, पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता, उत्तर वैदिक नगरीय संस्कृति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीधे क्वेश्चन है, आपके फैक्ट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा सकते हैं। लाइन टू लाइन यानी कलाम की प्रत्येक लाइन को आप याद करवाने का प्रयास किया गया दोस्तों आपको। पुराविदों द्वारा गणेश सभ्यता को किस कालखंड की ताम्रयुगीन परंपरा से संबंध माना गया है? पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सर्वाधिक प्राचीन मानने का प्रमुख आधार क्या है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सर्वाधिक प्राचीन मानने का प्रमुख आधार क्या है? लौह उपकरणों की प्रचुरता, विशाल नगर योजना के प्रमाण, वैदिक साहित्य में उल्लेख, प्रारंभिक ताम्र प्रयोग एवं धातुकर्मी दक्षता के साक्ष्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक ताम्र प्रयोग एवं धातुकर्मी दस्ता के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों प्रमुख आधार है। गणेश सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सर्वाधिक प्राचीन मानने का आधार क्या है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। ताम्र प्रयोग एवं धातुकर्मी दक्षता के साक्ष्य के आधार पर ताम्रयुगीन संस्कृतियों में किसको शामिल किया गया दोस्तों? आपके गणेश्वर को शामिल किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी सोचने वाला क्वेश्चन था ये भी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। कातली नदी घाटी में गणेश्वर सभ्यता के प्रसार के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? कातली नदी घाटी में गणेश्वर सभ्यता के प्रसार के संदर्भ में कौन सा कथन है उपयुक्त है दोस्तों आपका? केवल एक प्रमुख नगरीय केंद्र की पहचान हुई? नहीं दोस्तों, लगभग 300 स्थलों तक इसके अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल राइट, लगभग 300 स्थलों पर इसके अवशेष प्राप्त हुए। किसके? गणेश सभ्यता के प्रसार, यानी इतने प्रसार थे दोस्तों आपका। बात करें दोस्तों यहाँ पर जैसे 300, जैसे कातली नदी घाटी में नरसिंहपुरा, प्रतापपुरा, सोनारसर, देवपुर, कंवरपुर तथा चिड़ावा सहित लगभग 300 ऐसे स्थल खोजे जा चुके हैं जहाँ गणेश सभ्यता पुष्पित या पल्लवित हुई थी। कितने स्थल? 300 स्थल। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गणेश सभ्यता लास्ट क्वेश्चन है आपका। गणेश सभ्यता का भौगोलिक प्रसार किस क्षेत्रीय परिक्षेत्र में माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक प्रसार किस क्षेत्रीय परिक्षेत्र में माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान में मालवा पठार, उत्तर पूर्वी राजस्थान में गंगा घाटी, केवल सिंधु नदी तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिण का दक्षिणी पठार भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? उत्तर पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका?
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान है गंगा घाट। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का जो भौगोलिक प्रसार है दोस्तों आपका, कौन सा प्रसार, भौगोलिक प्रसार की बात करें दोस्तों आपका, तो किस क्षेत्र यानी क्षेत्रीय परिक्षेत्र में माना जाता है, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गंगा घाटी में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके सारे के सारे गणेश्वर सभ्यता की। कैसी लगी दोस्तों क्लास, कमेंट कर जरूर बताना। और इसके साथ दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बात करें दोस्तों ये टेस्ट आप देना चाहते हो तो एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें शुरू में बता दिया था। तो दोस्तों ये टेस्ट दे सकते हो अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम है दोस्तों आपके PAPY डिकेसर, PAPY डिकेसर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बेराट सभ्यता की बात करते हैं। बेराट यानी विराट नगर के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। यह अलवर के पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर, अलवर के तो पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर बाणगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। बिल्कुल राइट। अलवर जिला है अपना दोस्तों, ये बेराट कस्बा अलवर जिले की बात करें, अलवर जिले के पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर बाणगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ये जयपुर के दक्षिण में लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों जयपुर के दक्षिण में क्या 85 किलोमीटर दूरी पर, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, उत्तर में है, जयपुर के उत्तर में लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर के अंदर कितना, उत्तर के अंदर दोस्तों कितने किलोमीटर आपका 85 किलोमीटर दूरी पर है। यह वर्तुलाकार पर्वतमालाओं से परिवेष्टित है, वर्तुलाकार पर्वतमालाओं से परिवेष्टित है, जिनमें भीम जी की डूंगरी और बिज्जय की पहाड़ी सम्मिलित है। बिल्कुल राइट। कौन सी डूंगरी शामिल है, भीम जी की डूंगरी और बिज्जय की पहाड़ी शामिल है। यहाँ की पर्वत श्रेणियों से बेराट नदी एवं बानरेल नाला उद्मित होते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। यहाँ की जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से बेराट नदी, ठीक है, एवं बानरेल नाला उद्मित होते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पहला तीसरा चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अभी। तो बेराट सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक संगत है। सही कथन पूछा है, संगत कथन पूछा है कि बेराट सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक संगत है। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व है, 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, द्वितीय शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, 5वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, देखिए बेराट की बात करें, विराट नगर के अन्वेषण एवं उत्खनन से संबंधित निम्न घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैप्टन बट द्वारा खोज कब की गई थी। दोस्तों कैप्टन बट ने सर्वप्रथम खोज की थी 1837 के अंदर। कब की थी दोस्तों आपके, 1837 के अंदर। डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा गहन निरीक्षण कब किया गया था दोस्तों, 1910 के अंदर, 1910 के अंदर। दयाराम साहनी द्वारा बिज्जय की पहाड़ी पर प्रथम उत्खनन, यानी प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों आपके, दयाराम साहनी द्वारा, कब, 1936-37 में। नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा पुनः उत्खनन कब किया गया था दोस्तों आपके, ये किया गया था दोस्तों आपके 1962-63 में, 1962-63 में। तो सही कालानुक्रम क्वेश्चन पूछा गया था हमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1837, 1910, 1936 और 1962। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, बिज्जय की पहाड़ी के उत्खनन संबंधित है। बिज्जय की पहाड़ी की बात कर रहा है यहाँ पर, बिज्जय की पहाड़ी के उत्खनन संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम उत्खनन दोस्तों 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। बिल्कुल राइट, 1936-37 में किसके द्वारा किया गया आपका, दयाराम साहनी द्वारा किया गया। बिल्कुल सत्य बात दोस्तों। 1962 से 65 के उत्खनन में नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित सम्मिलित है। बिल्कुल राइट, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपका, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका।
नीलरतन बनर्जी को उत्खनन में छेद वाले अनेक उपकरण प्राप्त हुए। नहीं दोस्तों, नीलरतन बनर्जी को दोस्तों आपके छेद वाले अनेक उपकरण प्राप्त हैं नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एम.एन. देशपांडे को मिले थे दोस्तों, एम.एन. देशपांडे को छेद वाले के उपकरण प्राप्त हुए दोस्तों। देखो आगे पीछे दे रखा है, एम.एन. देशपांडे को छिद्रित उपकरण प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट। तो पहला दूसरा चौथा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ से, कौन कौन आपकी खोज करता, कैलाशनाथ दीक्षित, एम.एन. देशपांडे, नीलरतन बनर्जी, दयाराम साहनी, कैप्टन बर्ट, कनिंघम भी आता है दोस्तों। 1864-65 में कनिंघम द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। सहायक थे दोस्तों कार्लाइन, जिसने 1871 में यहाँ गहन निरीक्षण किया। फिर दोस्तों 1910 के अंदर डॉक्टर बी.आर. भंडारकर ने यहाँ पर गहन निरीक्षण किया, और सबसे पहले खोज की दोस्तों किसने, दयाराम साहनी ने 1936-37 के अंदर। जबकि 1936-37 के अंदर सर्वप्रथम खोज की। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो यहाँ से लिख लीजिए दोस्तों। आपका अध्ययन की बात करते हैं दोस्तों, विराट सभ्यता का सर्वप्रथम अध्ययन। तो दोस्तों अध्ययन किसने किया था दोस्तों, आपके सर्वप्रथम अध्ययन किया था दोस्तों आपके 1864-65 में किया गया था। 64-65 में किसने किया था दोस्तों, आपके कनिंघम ने। किसने किया था आपका, कनिंघम। ये तो 1800, लेकिन दोस्तों इससे पहले बाबरू शिलालेख मिला था 1837 में। क्या मिला था दोस्तों, आपके बाबरू शिलालेख। किसने मिला था दोस्तों, आपकी कैप्टन बर्ट को। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये चीज़ तो आप जानते हो सभी, जो परिवेश क्वेश्चन तो आपने देख लिए होंगे। एक क्रम पूछा जा सकता है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर दोस्तों कैप्टन बर्ट के बाद में इसका अध्ययन किया गया था कनिंघम द्वारा, कब, 1964-65 में। तो दोस्तों फिर कनिंघम के सहायक थे, कनिंघम के कहते सहायक कौन थे दोस्तों, आपके कार्लाइल। दोस्तों कार्लाइल की बात करें, इन्होंने 1871-72 में 1971-72 लिखी। क्या क्या दोस्तों, आपके गहन निरीक्षण किया था। ठीक है, फिर दोस्तों आपने कौन आए थे 1910 के अंदर, अभी पीछे क्वेश्चन देखा था हमने। 1910 में आए थे दोस्तों आपके डॉक्टर भंडारकर। कौन आ जाए आपके, डॉक्टर भंडारकर। इन्होंने 1910 के अंदर क्या किया, यहाँ पर निरीक्षण किया, इन्होंने भी गहन निरीक्षण किया था। फिर दोस्तों 1937 में 36-37 में कौन आए फिर आपके दोस्तों, वो आए थे दोस्तों आपके, पहला उत्खनन किया था आपके दयाराम साहनी ने। किसने किया था, आपके दयाराम साहनी ने। फिर दोस्तों इनके बाद में 1962-65 में कौन आए थे आपके, नीलरतन बनर्जी। और इनके अलावा दोस्तों दूसरे आते हैं आपके कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। ये व्यक्ति आपके कौन आए थे, खोज करने आए थे। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पर, नीलरतन बनर्जी को ईंट व कांच के टुकड़े मिले थे दोस्तों। नीलरतन बनर्जी यहाँ पर इनको ईंट व कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े मिले दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीलरतन बनर्जी है दोस्तों, उनको उत्खनन में क्या प्राप्त हुए दोस्तों, ईंट व कांच के टुकड़े प्राप्त हुए। और दोस्तों बात करें अनेक छेद वाले उपकरण किसको मिले थे दोस्तों, आपके एम.एन. देशपांडे थे। तो सबसे पहले आपको सारे व्यक्तियों के नाम याद हो गए कि जो आपके बेरार सभ्यता से जो व्यक्ति जुड़े हुए थे, चाहे उत्खनन करता हो चाहे निरीक्षण करता हो। तो सारे क्वेश्चन आजकल एक प्रश्न आता है आपका, कौन किसका संबंध दोस्तों आपके बेरार सभ्यता से नहीं है, या उत्खनन से संबंधित नहीं है, या बेरार सभ्यता से संबंधित नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपने देखा होगा वर्तमान समय के अंदर। तो जिसमें एक का नाम दे दिया जाता है आपका अन्य सभ्यता। देखो आपकी सभ्यता तो 4 ही है, कौन कौन सी, कालीबंगा है, आहड़ है, इसके अलावा दोस्तों आपकी कौन सी होगी सभ्यता, गणेश्वर और बेराट। ठीक है, 4 सभ्यता दे रखी है। लेकिन आपके एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर ये पूछा जाएगा कि कौन से व्यक्ति का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। तो उसके अंदर अन्य सभ्यता राजस्थान के अंदर जितनी भी है वहाँ से भी किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है। लेकिन आपको उसको सही कैसे करोगे, उसको फंडना नहीं है कि हमने सारी सभ्यता फंडी होगी। नहीं दोस्तों, यदि आपको 4 सभ्यताएं लेकिन 4 ही फंडो, लेकिन चारों के जितने भी व्यक्ति हैं, यानी व्यक्ति जुड़े हुए थे इन सभ्यताओं से, वो व्यक्ति आपको याद होने चाहिए, फिर आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ठीक है, यानी जो आपका व्यक्ति नहीं पढ़ा हुआ है वो इस सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसलिए आपके सारे व्यक्ति मैंने बताया, जैसे मैंने कालीबंगा के सारे बताए, मैंने आर्ट के सारे व्यक्ति बता दिए। गणेश्वर के 2 ही व्यक्ति आते हैं, नाम कौन कौन आते हैं, विजय कुमार और आर.सी. अग्रवाल, यानी आर.सी. अग्रवाल और आपके कौन है, विजय कुमार। ये बात करें 2 व्यक्ति आते हैं आपके, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार गणेश्वर से, और बाकी 6-7 व्यक्ति आते हैं आपके किसके, बेरार सभ्यता जुड़े हुए थे, जिनमें
कैप्टन बट आता है, कनिंगम आता है, कार्लाइल आता है, भंडारकर आता है, दयाराम साहनी आता है, नीलरतन बनर्जी आता है, कैलाशनाथ दीक्षित आता है, एम एन देशपांडे आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असुम्मिलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असुम्मिलित है? असुम्मिलित युग्म में पूछा दोस्तों, चलो बता देते हैं। ठिगारिया एवं भानगढ़ किसी सम्मिलित है? गोलार्ध समूह पर निर्मित पुरापाषाण उपकरण प्राप्त है दोस्तों यहाँ से, बिल्कुल राइट। कहाँ से प्राप्त है दोस्तों? आपके ठिगारिया और भानगढ़ से। भानगढ़ तो आप जानते हो। बेराट की बात करें, बेराट उत्तर एवं दक्षिण भाग से मध्य पाषाणकालीन माइक्रो लिथ उपकरण प्राप्त है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेराट सभ्यता से मध्य पाषाणकालीन माइक्रोलिथ उपकरण कहाँ से प्राप्त है, कौन से स्थान प्राप्त है, कौन से भाग में प्राप्त है? तो दोस्तों आपके उत्तर एवं दक्षिण भाग के अंदर, उत्तर एवं दक्षिण भाग के अंदर। गणेश डूंगरी एवं विजय डूंगरी पर लाल रंग के निर्मित शैल चित्र प्राप्त है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस शैल चित्र बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि शैल चित्र कहाँ से प्राप्त है दोस्तों? आपके बेराट सभ्यता से प्राप्त है। अब ये भी पूछा जा सकता है कौन सी डूंगरी से प्राप्त है? गणेश डूंगरी से। कौन सी फाड़ी से प्राप्त है दोस्तों? आपके विजय की फाड़ी से दोस्तों आपके प्राप्त है शैल चित्र। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसके अंदर चित्रों की बात करें, इसके अंदर किस किस के मिलते हैं आपके दोस्तों? हाथी आता है आपका, भालू का चित्र मिल रहा है आपका, इसका भालू का चित्र मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों चित्ता का चित्रण मिल रहा है, हिरण का चित्रण मिला है दोस्तों आपका, शुतुरमुर्ग का चित्र मिला है आपका, किसका? शुतुरमुर्ग का चित्र मिला है, सांड का चित्र मिला है आपका, और वनस्पति का चित्र मिला है दोस्तों। किसका मिला है दोस्तों? आपके वनस्पति के चित्र आपको यहाँ पर मिले। और दोस्तों बात करें इनमें जो रंग का प्रयोग किया गया था वो कैसा था दोस्तों? आपकी लाल रंग। यानी जो चित्र मिले दोस्तों उसमें रंग कैसा था प्रयोग किया गया? आपका लाल रंग से मिले चित्रांकन मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसीलिए दोस्तों इन्हें प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? आपके बेराट को कहा जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। आप देखो भीम डोंगरी 100कालीन शिलालेखों का प्रमुख केंद्र था। भीम डोंगरी 100कालीन शिलालेखों का प्रमुख केंद्र था? नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। भीम डोंगरी से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? आपके भीम डोंगरी की बात करें तो भीम डोंगरी से दोस्तों आपके पाषाण के औजार बनाने के कारखाने मिले। पाषाण से औजार बनाने के कारखाने मिले। से औजार बनाने के कारखाने बने, बनाने के कारखाने मिले, कारखाने मिले। सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। महाभारतकालीन संदर्भ में बेराट यानी विराटनगर की ऐतिहासिक पहचान किस रूप में की जाती है? महाभारतकालीन संदर्भ में बेरहाट यानी विराटनगर की ऐतिहासिक पहचान किस रूप में की जाती है? बताओ भाई। कुरु जनपद की राजधानी के रूप में? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में, जहां पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष व्यतीत किया था, इसके रूप में पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेराट से प्राप्त मौर्यकालीन अवशेषों में कौन सा तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है? बेराट से प्राप्त मौर्यकालीन अवशेषों में कौन सा तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है? अशोककालीन ब्राह्मी लिपि युक्त अक्षांकित ईंटों का प्राप्ति दोस्तों। तो ये तो मिले आपकी बेराट से। मौर्यकालीन ने 100 के प्रमाण मिले दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की बहुलता? नहीं दोस्तों। संघकालीन शिलालेखों की श्रृंखला? नहीं दोस्तों। कुषाणकालीन स्तूप परिसर की संरचना? नहीं दोस्तों। आपका अशोककालीन ब्राह्मी लिपि युक्त अक्षरांकित ईंटों की प्राप्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? आपकी बेराट से हुई, जो आपके मौर्य काल के अवशेष की पुष्टि करती है। कौन से संबंधित मान जाते हैं? आपकी मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन आपका। बीजक फाड़ी से प्राप्त बौद्ध अवशेषों के संबंध में विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध के अवशेष कौन सी फाड़ी से मिले हुए? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो कौन सी फाड़ी से मिले दोस्तों? आपकी बिज्जय की फाड़ी से। कौन सी फाड़ी से मिले दोस्तों? आपकी बिज्जय की फाड़ी से। तो याद करो यहाँ पर
कि बीजे की फाड़ी से किसके अवशेष मिले दोस्तों, आपके बौद्ध अवशेष मिले। तो बीजे की फाड़ी से प्राप्त बौद्ध अवशेषों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। चुनार पत्थरों पर सिंह उत्तीर्ण अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। क्या प्राप्त हुआ है? सिंह उत्तीर्ण अशोक स्तंभ प्राप्त है, बिल्कुल राइट। कितने प्राप्त हुए दोस्तों? आपके दो स्तंभ प्राप्त हुए दोस्तों। यहां से गोलाकार बौद्ध चैत्य एवं स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोलाकार बौद्ध चैत्य दोस्तों, गोलाकार बौद्ध मंदिर प्राप्त हैं एवं स्तूप मिले, बिल्कुल राइट। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार स्तूपों को मिहिर कुल के ने ध्वस्त किया था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोस्तों हूण शासक थे। कौन थे आपके? हूण शासक। हूण शासक मिहिर कुल ने ध्वस्त किया, बिल्कुल राइट। यह स्थापत्य महायान संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। कहां से माना जाता है दोस्तों? आपके महायान से नहीं माना जाता दोस्तों, आपके हीनयान से। हीनयान संप्रदाय से माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गोलाकार बौद्ध चैत्य, ठीक है, बौद्ध मंदिर और दोस्तों चैत्य बौद्ध स्तूप के टुकड़े, एक विशाल बौद्ध विहार के चिन्ह मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। ये बिल्कुल सही था। मुझे बौद्ध चैत्य मंदिरों को बोलते हैं चैत्य, तो बिल्कुल राइट। चैत्य को मंदिर भी बोलते हैं ना, हाँ तब सही है। मैं सोचा चैत्य किसको बोलते हैं। यहाँ से गोलाकार बौद्ध मंदिर स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार स्तूपों को मिहिर कुल हूण शासक था। कौन था आपका? हूण शासक। 510 से 550 ईस्वी के बीच, 510 से 540 करो इसको दोस्तों। 510 से 540 ईस्वी के बीच दोस्तों मध्य विराट पर आक्रमण किया था किसने? हूण शासक मिहिर कुल ने, और इसको ध्वस्त कर दिया। और हीनयान संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध स्तूप थे कौन से संप्रदाय से थे? महायान या हीनयान? तो हीनयान संप्रदाय से। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, बाकी चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट के मठ एवं मंदिर संबंधी अवशेषों के संदर्भ में इनमें से कौन सा यह से कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों हमें। चलो बताते हैं। बौद्ध मठ में 6 से 7 छोटे कक्षों की व्यवस्था थी। बौद्ध मठ में दोस्तों आपके 6 से 7 छोटे कक्षों की व्यवस्था थी, बिल्कुल सत्य बात है। मंदिर के किवाड़ लकड़ी के बने थे। मंदिर के जो किवाड़ थे वो किससे बने थे दोस्तों? आपके लकड़ी के बने थे, बिल्कुल राइट। जिन्हें लोहे की किलों पर कब्जों पर टिकाया गया था। लोहे की किलों की जो कब्जे बनाए गए थे आपके क्वाड के ऊपर, जो कब्जा लगता है ना उसको खोलने और बंद करने के लिए, ठीक है, तो वो आपका किसके बने थे? आपके लकड़ी के बने थे किवाड़। और जो कब्जे थे वो किसके बने हुए थे? आपके लोहे की किलों पर। मंदिर का आधार ऊंचे प्राचीन युक्त मंच पर निर्मित था। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आधार की बात करें, निचाई वाला चबूतरा था। मंदिर का आधार एक निचाई वाला चबूतरा, निचाई वाला चबूतरा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। मंदिर से मिट्टी की पक्षी मूर्तियां एवं पूजा पत्र प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट। जो मंदिर है आपका दोस्तों, बौद्ध मंदिर जो आपका मठ है, वहाँ से दोस्तों आपकी मिट्टी की पक्षी की मूर्तियाँ, यानी मिट्टी की बनी हुई पक्षी की मूर्तियाँ एवं पूजा के पात्र प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट। तो हमें असत्य कथन पूछा, तो केवल 3 आपका असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चीनी यात्री हेन सांग ने 634 ईस्वी में बेराट के संबंध में कौन सा उल्लेख किया? चीनी यात्री आए थे दोस्तों घूमने के लिए। कौन थे आपके? हेन सांग। कब आए थे? 634 ईस्वी में। बेराट के संबंध में कौन से उल्लेख किया है दोस्तों? यह केवल एक विशाल स्तूप विद्यमान था। सही बात है कि दोस्तों? नहीं, यहाँ 8 बौद्ध मठों का अस्तित्व था तथा बेल और बेडों की प्रसिद्धि थी, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका यहाँ 8 बौद्ध मठों का अस्तित्व था तथा बेल एवं बेडों की प्रसिद्धि थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने बताया था आपके दोस्तों? हेवेन सांग ने बताया था। कब आए थे? 634 ईस्वी में बेराट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेरार से प्राप्त अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा यह शेष सही है? अशोक के स्तंभों के संबंध में पूछा, इनमें से कौन सा यह शेष सही है? ये चुनार पत्थर के पॉलिशदार शिलाखंडों से निर्मित है। बिल्कुल राइट। किससे निर्मित है दोस्तों? आपके चुनार पत्थर के पॉलिशदार शिलाखंडों से। कुछ स्तंभ खंडों पर सिंह आकृति उत्तीर्ण पाई गई। बताओ भाई, कुछ खंडों पर। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये भी कुछ स्तंभ खंडों पर दोस्तों। गोपीनाथ शर्मा ने इन्हीं के ध्वंस का कारण मेहर कुल का आक्रमण माना। तो बिल्कुल सत्य बात है, ये भी सही है। ये स्तंभ गुप्तकालीन शिल्प परंपरा से संबंधित है। मतलब गुप्तकालीन परंपरा से संबंधित है क्या आपका? ये नहीं दोस्तों, ये आपके मौर्यकालीन थे, तो आपका ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना? भाब्रू शिलालेख। कौन सा आपका? भाब्रू शिलालेख है दोस्तों आपका। भाब्रू लघु शिलालेख कलकत्ता बेराट अभिलेख के संबंध में खतरों पर विचार कीजिए। यानी वर्तमान में कहाँ पर है? कलकत्ता के संग्रहालय के अंदर स्थित है, तो इसे कलकत्ता बेराट अभिलेख भी बोला जाता है। तो भाब्रू लघु शिलालेख के संबंध में खतरों पर विचार कीजिए। इसकी खोज 1837 में कैप्टन बट द्वारा विजय की फाड़ी से की गई थी। कहाँ से की गई थी दोस्तों? आपकी विजय की फाड़ी से की गई थी। बिल्कुल सत्य कथन है, बहुत बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। 1840 ईस्वी में इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया। बिल्कुल राइट। ये इस अभिलेख में अशोक के देवनापिरिय एवं मगधाधिराज के रूप में उल्लेखित किया गया है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। बाबरू शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबन का अप्रत्यक्ष प्रमाण मात्र है, प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र नहीं है दोस्तों। ये आपके प्रत्यक्ष प्रमाण का है। क्या है दोस्तों? आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए। बेराट के मुगलकालीन परमाणु के संदर्भ में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है? यह केवल गुप्तकालीन टकसाल के अवशेष मिले नहीं दोस्तों। अकबर, जहांगीर, शाहजहां द्वारा ढाले गए ताम्र सिक्कों पर बेराट अंकित मिलता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? बेराट के मुगलकालीन परमाणु के संदर्भ में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, यानी किस पर हम विश्वास कर सकते हैं? सिक्के के ऊपर। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां द्वारा ढाले गए ताम्र सिक्कों पर बेराट अंकित मिलता है। यानी बात करें सिक्के कहाँ पर निर्मित थे? बेराट में निर्मित थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेराट सभ्यता के लोग अपने आवास से किस प्रकार बनाते थे? बेराट सभ्यता के लोग आवास किस प्रकार बनाते थे दोस्तों? आपका बांस एवं सरकंडों के ढांचे पर मिट्टी का प्लस्तर कर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांस एवं सरकंडों के ढांचे पर मिट्टी का प्लस्तर कर अपना आवास बनाते थे कौन आपके दोस्तों? बेराट के लोग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बेराट से प्राप्त ईंटों के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अभी 2025 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ईंटों का उपयोग दोस्तों चबूतरों, मठों, स्तूपों एवं मंदिरों में हुआ। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अधिकांश ईंटों का आकार लगभग 78 इंटू 40 इंटू 8 सेमी का था, यानी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई नाप के आकार की होती है ईंटें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा। यानी बात करें लंबाई 78, चौड़ाई 40 और आपकी ऊंचाई कितनी थी? 8 सेमी थी। बिल्कुल राइट, क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर। ईंटों का प्रयोग पत्थर की अनुपलब्धता के कारण हुआ। कहीं की कच्ची ईंटों की आवाज भी मिले दोस्तों अभी, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पत्थर उपलब्ध थे विराट में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1, 2 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बेराट में कुल कितनी रजत मुद्राएं प्राप्त हुई है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। रजत मुद्राएं कितनी प्राप्त हुई है दोस्तों? 28, 6, 36, 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी 8। रजत यानी चांदी की मुद्रा कितनी प्राप्त हुई है दोस्तों? आपकी 8 प्राप्त हुई है। आठ तो पंचमार्क थे दोस्तों। मुद्रा कितनी मिली? 36 मिली दोस्तों टोटल। ऑप्शन नंबर 6, जिनमें 8 पंचमार्क थे दोस्तों।
36 के अंदर दोस्तों 8 तो क्या थे आपके पंचमार्क। और दोस्तों बात करें 28 से यूनानी मुद्राएं थी, क्या थी आपकी यूनानी मुद्राएं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस में बंधी हुई थी दोस्तों आपके सूती वस्त्र में, सूती वस्त्र में बंधी हुई थी। तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मरण मूर्ति या मर्त्यपांड के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पूछा हमें। प्रथम निवास काल में दूसरा चित्रित मर्त्यपांड मिले, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये तो। द्वितीय निवास काल में कृष्ण पॉलिश युक्त मर्त्यपांड मिलते हैं? नहीं दोस्तों, ये नहीं मिलते। कृष्ण पॉलिश युक्त मर्त्यपांड कहाँ से मिले आपके दोस्तों? गणेश्वर से मिले। तृतीय निवास काल मौर्य काल से पूर्व का, बिल्कुल राइट। सही है क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। तृतीय निवास काल की बात करें दोस्तों आपके मौर्य काल से पूर्व का नहीं है। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका मृत पांडु पर स्वास्तिक एवं त्रिरत्न चक्र अंकित मिले हैं, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा भी यहाँ पर सही है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी दूसरा भी यहाँ पर सही है, क्योंकि कृष्ण पॉलिश युक्त मर्त्यपांड, कृष्ण पॉलिश युक्त आपके मर्द पात्र दोस्तों आपके दूसरे निवास काल में मिले थे, बिल्कुल राइट। तो केवल 3 आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तुओं के अंदर दोस्तों आपके दीपक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नाचता हुआ पक्षी, नाचता हुआ पक्षी, थालियां, कुड़िया, मटके, लोटे, कटोरे, ये भी प्राप्त है दोस्तों आपके, ये तीसरी प्राप्त है दोस्तों आपके उपकरण की बात करें तो, ठीक है। मिट्टी की बनी वस्तु की बात करें, सारे के सारे किससे बनी थी दोस्तों आपकी? मिट्टी के बने बर्तन थे, से बनी वस्तुएं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी की बनी वस्तुएं कौन कौन सी प्राप्त हुई है बेराट से? तो दीपक प्राप्त हुआ दोस्तों आपका, नाश्ता हुआ, पक्षी प्राप्त हुआ है, थालियां प्राप्त हुई दोस्तों आपकी। इसको सही कर लो थोड़ा सा। थालियां, कुड़ियाँ प्राप्त हुई, मटके, लोटे, कटोरे, ये सारे दोस्तों किससे बने थे? आपकी मिट्टी से। मध्य पांडु पर स्वास्थ्य एवं त्रिरत्न अंकित मिलते हैं दोस्तों आपकी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। घड़े पर दोस्तों आपकी एक घड़ा मिला दोस्तों, और एक घड़े के ऊपर दोस्तों ये अंकित है, घड़े पर अंकित पूछा जा सकता है दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन आपका आ सकता है। यानी खुदाई पर निवास के 3 स्तर प्राप्त हुए, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेराट की बात करें, बेराट सभ्यता की खुदाई के यानी निवास से कितने स्तर प्राप्त हुए दोस्तों आपके? 3 स्तर। बेराट की बात करें दोस्तों और निवास स्तर की बात करें तो कितने प्राप्त हुए दोस्तों आपके? 3 प्राप्त हुए। अब आप बोलोगे सर तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके ईसा की आरंभिक शताब्दियों से संबंध रखता है दोस्तों, ईसा की आरंभिक शताब्दी, आरंभिक शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, बेराट से प्राप्त पाषाण उपकरणों में क्या मिला? बेराट से प्राप्त पाषाण उपकरणों में क्या मिला? पत्थर की तलवारें, पत्थर के स्तंभ, पत्थर के पहिए, पत्थर की थालियां व छोटी संदूकें दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेराट के लौह उपकरणों के संबंध में विचार कीजिए। बेराट के लौह उपकरण के संबंध में विचार करना। देखिए दे रखा है, बेराट के लौह उपकरणों के संबंध में विचार कीजिए। 1962 में दोस्तों नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित के नेतृत्व में उत्खनन हुआ। सही बात है ना? बिल्कुल सत्य बात है, पढ़ चुके हैं। लौह वस्तुओं का समय 250 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। मतलब भाई सही है क्या? निर्धारित किया गया, बिल्कुल राइट।
इन वस्तुओं का समय दोस्तों 250 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। बिल्कुल विराट के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। दोस्तों आपके परिचित थे, ये तो गलत हो जाएगा आपका। गलत तो दोस्तों आपका पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, विराट सभ्यता के लोग प्रमुख व्यवसाय क्या था? विराट सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि एवं पशुपालन था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त है? विराट से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ केवल ग्रामीण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? नहीं। यहाँ नगरीय संस्कृति प्रमाण मिले? नहीं दोस्तों। यहाँ कोई सांस्कृतिक निरंतरता नहीं थी, ये भी गलत हो जाएगा। या ग्रामीण यानी प्रागैतिहासिक एवं नगरीय मौर्यकालीन दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? विराट से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विराट से प्राप्त अभिलेखीय एवं पुरातात्विक प्रमाणों में किन प्रतीकों एवं अस्त्र शस्त्रों की प्रचुरता पाई गई? ब्राह्मलिपि, कमल चिन्ह एवं ताम्र तलवारें, शंखलिपि, स्वास्तिक, तीर रतन चक्र तथा लोहे की तीर भारें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? शंखलिपि, स्वास्तिक, तीर रतन चक्र तथा लोहे के तीर भले यहाँ से सर्वाधिक प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पन्य क्वेश्चन आ गया आपके, उत्तर भारतीय काले चमकीले मध्यपांड संस्कृति का राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिनिधि एवं महत्वपूर्ण स्थल कौन सा माना जाता है? आहड़, कालीबंगा, बेराट या गणेश्वर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बेराट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, बेराट का पुरातात्विक अध्ययन करने वाले विद्वानों में किन किन का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखित है? बता भाई, प्रमुख रूप से उल्लेखित किन का है? कनिंगम का है दोस्तों, कालाइल है, बुहलर है एवं सेनाट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बेराट का क्या किया था दोस्तों? आपका अध्ययन किया था। बेराट का क्या किया था दोस्तों? इन्होंने अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया उसे कई अधिक दोस्तों बेराट खोज कर पाया है। स्वतंत्रता के पश्चात जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं अधिक बेराट खोज कर पाया, यह कथन किस इतिहासकार द्वारा दिया गया है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर राधा मोदी मुखर्जी? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? डॉक्टर सत्यप्रकाश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार आगे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जयपुर के महाराजा स्वयं राम सिंह ने के समय, जयपुर के थे महाराजा थे कौन आपके? स्वयं राम सिंह के शासनकाल में बेराट से प्राप्त स्वर्ण मजूसा में किसके अस्थि अवशेष सुरक्षित पाए गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम पूछा गया। स्वामी महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, अशोक, महान, नागार्जुन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? भगवान बुद्ध की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट द्वारा सर्वप्रथम जयपुर एवं इंद्रगढ़ क्षेत्र में किस प्रकार के पाषाण उपकरण खोज की गई थी? मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म औजार, नवपाषाणकालीन खिलाड़ी, लोहे कालीन भाला, पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार, हैंड एक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। और सारे क्वेश्चन मैंने कलाम बुकलेट की प्रत्येक जितने भी पॉइंट थे वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए, एक भी लाइन नहीं छोड़ी हमने, ठीक है। और इन क्वेश्चन के माध्यम से बुकलेट भी जल्दी कवर होती है। जो बुकलेट की लाइनें वगैरह है, क्वेश्चन हम करते हैं तो वहाँ पर जो क्वेश्चन अपना गलत होता है या सही होता है तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से वो लाइनें बहुत जल्दी तैयार होती हैं। या इन क्वेश्चनों से बात करें थोड़ी सी, यहाँ से जो लाइन दी हुई यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज आपकी इस क्लास के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए। एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनके उत्तर का चेंज थे। बेराट से प्राप्त ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेंट ग्रे वेयर PGW तथा नॉर्दर्न ब्लैक प्लेस्ड वेयर NBP संस्कृतियों के मध्यभांड की सांस्कृतिक निरंतरता का संकेत प्रदान करते हैं? केवल वैदिक संस्कृति, प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक सांस्कृतिक विकास क्रम, केवल गुप्तकालीन प्रभाव, केवल द्रविड़ संस्कृति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक सांस्कृतिक विकास क्रम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे दोस्तों आपके गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे वो हमने सारे करवाए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर वो हमने सारे करवाए। देख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसे बाहर नहीं है जो आज के क्वेश्चन करवाए चाहिए। ऑप्शन से देख लेना चाहिए, क्वेश्चन से देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे। आज तक किसी भी बोर्ड ने पूछे हो, चाहे
अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हो, चाहे आपकी आरपीसी ने पूछे हो, चाहे अन्य किसी एग्जाम के अंदर सेंटर के एग्जाम में हुई हो, तो यहाँ से दोस्तों बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। अब क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर आप बताना, और आपने यदि टेस्ट दिया है तो आपका कैसा स्कोर रहा टेस्ट के अंदर वो भी बताना, आपने टेस्ट में स्कोर क्या रहा ये भी आप कमेंट में बताना। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताना, क्योंकि विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन का विश्लेषण करने के बाद, पूरे एग्जामों के पेपर देखने के बाद, 2025 का पैटर्न देखने के बाद, उस आधार पर सारे क्वेश्चन आपको देंगे ग्रंथि ऑथेंटिक बुक से। और कलाम की बुकलेट आपकी ऑथेंटिक बुक की कॉपी पेस्ट है, यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसकी कॉपी पेस्ट किया है दोस्तों आपकी कौन सी कलाम की बुक, जहाँ तक आपके एग्जाम को चाहते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों यदि आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप टेस्ट दे सकते हो, अपने ऐप के ऊपर जाइए आज ही, PAP बाय DK सर ऐप, PAP बाय DK सर, इस ऐप के ऊपर आपको तैयारी करवाई जा रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इस टेस्ट की बात करें, मैंने टेस्ट 5 के साथ आपका आधा सिलेबस पूरा भी कर चुके हैं, यानी आधा सिलेबस पूरा हो चुका है आपका। अभी भी आप विचार कर रहे हैं तो अभी विचार कीजिए, आधा सिलेबस आपका अगले मंथ 2 मंथों में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका एग्जाम सामने होगा। यानी अगले मंथ के अंदर लगभग बात करें आपका 75% सिलेबस इन MCQ के माध्यम से, और लगभग ऐसा भी नहीं है जो रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, और जो साप्ताहिक टेस्ट हो रहे हैं उनके रिवीजन के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार बनते हैं, वो लगभग 2 से 3 बार आपके रिपीट हो जाते हैं इन टेस्टों के माध्यम से, इन एनालिसिस के माध्यम से। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से तैयार होता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस प्रकार की प्रकृति हो सकती है क्वेश्चन की, वो भी MCQ के माध्यम से आपकी अच्छी बेस्ट हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों इस क्लास को समाप्त करते हैं, शाम को पढ़ेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री। और चलिए दोस्तों प्रधानमंत्री को फट के टेस्ट दे लेना, टेस्ट आप इसी PAP बाय DK सर पर दे सकते हो। कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।